नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 55 नंबर का लेक्चर है और पॉलिटी में हम पॉलिटी का जो 7 नंबर का यूनिट है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इसको देख रहे थे। और उसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो चैप्टर है इसको, और कल के लेक्चर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको, ये 2 चैप्टर को हमने ख़त्म किया था। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को देखने वाले हैं। अभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को देखने से पहले, ये 3 नंबर का चैप्टर है, इसको देखने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी मतलब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, आप जिस भी राज्य से हो, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपने ये वर्ड सुना होगा MPSC, समझ गए। अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो आपने MPPSC ये वर्ड सुना होगा। अगर गुजरात से हो तो GPPSC, नहीं GPSC। उसके बाद अगर आप हरियाणा से हो या पंजाब से हो तो PPPSC ऐसे सुना होगा। तो सारे जो राज्य होते हैं, जैसे अभी MPSC, तो ये राज्य का नाम और आगे PSC लगा दिया जाता है, समझ गए। जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, MPSC क्या होता है। इतने बच्चे जो आपने सुना ही होगा, इतने लोग पढ़ाई करते हैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की, MPSC की। UPSC क्या होता है वो हमने देखा कल के इसमें। UPSC एक बोर्ड होता है जो कि UPSC के लिए सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, जो हायर पोस्ट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको फिल करने की, जो मतलब रिक्रूटमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो UPSC बोर्ड के कंधे पे होती है। ये हमने कल के लेक्चर में देखा। तो फिर MPSC की क्या ज़रूरत थी, तो मैं आपको बता दूँ। देखो, UPSC एक बोर्ड है, समझ गए। और फिलहाल अभी PSC में, स्टेट PSC में हम MPSC पकड़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये चीज़ क्या होती है, इनकी रिक्रूटमेंट क्या होती है, ये हम देखते हैं। एक होता है UPSC, दूसरा होता है फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के केस में MPSC। ओके, अब इनका जॉब प्रोफाइल मतलब क्या होता है, दो अलग अलग बोर्ड की ज़रूरत क्या है। UPSC बोर्ड क्या है, ये UPSC बोर्ड का काम क्या है, ये रिक्रूटिंग एजेंसी, रिक्रूट करता है बच्चों को। इसका काम क्या है, ये भी रिक्रूटिंग एजेंसी, समझ गए। ये कौन, किसके लिए, मतलब जो रिक्रूटमेंट करता है किसके लिए करता है, ये UPSC, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करता है, समझ गए। और ये MPSC किसके लिए करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए करता है, समझ गए। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए करता है। अब उसमें डिफरेंस क्या क्या है, मतलब UPSC जो पोस्ट भरता है ना, मतलब जो फिल करता है ना, वो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। जैसे कि IAS ज़िले में एक ही IAS होता है, IPS एक ही IPS होता है। तो ये IPS IAS जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनकी एग्जाम ली जाती है और इनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। मतलब जो IAS है उसको जो अपॉइंटमेंट मिलती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलती है कि जाओ, उसके नाम से लेटर मिलता है कि आप इस सिलेक्स में सर्विस हो चुके, मतलब आपको ये सर्विस आपको मिल चुकी है और आपको यहाँ पे जाके ये जॉब करना है, समझ गई। मतलब UPSC सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करती है और हर एक स्टेट में जो UPSC के अफसर्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, जैसे क्लास 1 जिसको बोलते हैं IAS IPS IRS। और जो स्टेट PSC होती है, जैसे एग्जांपल महाराष्ट्र PSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये MPSC फॉर एग्जांपल, इनमें क्या होता है, इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो स्टेट लेवल पे होती है, मतलब स्टेट बोर्ड जो होता है इनका MPSC का, वो इनकी रिक्रूटमेंट करता है। और ये जो अफसर काम करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, ये तहसील लेवल पे काम करते हैं, तालुका जिसको बोलते हैं हम, समझ गए। ये हर एक स्टेट की तहसील लेवल पे काम करते हैं। और ये क्लास 2 की जो पोस्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तहसीलदार जो पोस्ट है, समझ गए, तहसीलदार जो पोस्ट है। उसके बाद PSI जो पोस्ट है, समझ गए, PSI पोस्ट है, तहसीलदार पोस्ट। ये कौन से किसके अंदर आते पता है क्या, PSI आपने सुना होगा, मुझे ये आप बोलते हैं PSI है, ये PI है, समझ गए आप, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर। उसके बाद तहसीलदार है, समझिए, तहसीलदार की पोस्ट हम बोलते हैं। और ये लड़की तहसीलदार बन गई, ये लड़का तहसीलदार बन गया। तो ये जो सारे तहसीलदार PI PSI ये जो पोस्ट ना, इनकी एग्ज़ाम UPSC नहीं कंडक्ट करवाता। उनकी एग्ज़ाम है ना स्टेट PSC, फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र की बात की जाए MPSC, ये क्रिएट करवाते हैं। और ये बंदे कहाँ बैठते हैं, ये बैठते हैं तहसील लेवल पे, तालुका लेवल पे बैठते हैं। और UPSC वाले कहाँ बैठते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं। तो कौन किसके अंडर काम करता है, UPSC वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर एक IAS है, एक डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में अगर 15 तहसील, मतलब 15 तालुका है, ओके, 15 तहसील इनके अंदर, तो वहाँ पे 15 तहसीलदार होंगे। और वो रिपोर्ट किसको करेंगे, वो जो कलेक्टर होता है उसको रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब UPSC के जो बंदे हैं उनके अंडर MPSC वाले बंदे काम करते हैं। UPSC वाले बंदे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं और MPSC वाले बंदे कहाँ पे करते काम, वो तहसील लेवल पे काम करते हैं, समझ गए आप। तो ये जो MPSC मतलब मैं MPSC की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट PSC की बात, हमारे चैप्टर का नाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, बट उसका एग्जांपल स्टेट मतलब महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो MPSC आता है। समझने के लिए मैं MPSC बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सिर्फ MPSC क्यों, हर एक स्टेट की बात करो यहाँ पे, समझ गए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा 7वां जो यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसका 3 नंबर का यूनिट है जिसका नाम है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके अंदर हमें क्या देखना है, हमें इतने आर्टिकल्स देखने हैं।
जो आर्टिकल कल हमने देखे थे वही यहाँ पे देखने, बट बस एसेंस चेंज हो जाता है। जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, अपॉइंटमेंट टर्म, ये जो बंदे स्टेट पीएससी के कल हमने देखा ना जैसे यूपीएससी के, वैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो बंदे इनका जो रिक्रूटमेंट होती है, जैसे एग्जाम्पल अगर पंजाब है, पंजाब का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो जो क्या होता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी उन लोग की कितना मतलब बोर्ड जो होता है उनमें कितने लोग होते हैं मेंबर, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनका टर्म कैसे होता है, उनको पद से कैसे हटा जाता है, उनको पावर कैसे जाती है अपनी सर्विस के लिए, उसके बाद उनका फंक्शन क्या होता है, उनकी पावर अगर एक्सटेंड करनी है तो कौन कर सकता है। जैसे कल के इसमें हमने देखा था यूपीएससी के, अगर यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर आपको पावर बढ़ानी तो आपको पार्लियामेंट से एक बिल आके आप एक चीज़ कर सकते हैं। वैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या होता है, उनके एक्सपेंसेस क्या है और ये रिपोर्ट किसको करते हैं। जैसे हमने देखा था कल के इसमें कि यूपीएससी बोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो रिपोर्ट जो है वो दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पेश करता है, और उसमें अगर कोई उनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है तो उधर रीज़न लिखना पड़ता है कि इस रीज़न के चलते हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, समझ गए। और वो जो उनको रीज़न जो है मतलब वो कैबिनेट द्वारा रीज़न दिया जाता है, इंडिविजुअल मिनिस्टर या डिपार्टमेंट नहीं बोल सकते, उनकी रिकमेंडेशन को खारिज नहीं कर सकते यूपीएससी के, ये भी हम कल देखा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह इसमें। अब एग्जाम्पल है पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे देश में जितने 28 स्टेट है, 28 स्टेट में 28 पब्लिक सर्विस कमीशन है, 28 नहीं एक्चुअली, कुछ जगह ज्वाइन है, कुछ जगह 2 स्टेट मिला के एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन है और वो दोनों स्टेट के लिए एग्जाम लेता है। तो वैसे हर एक मान के चलो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, गुजरात में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो वो यहाँ पे एमपीएससी जो बोलते हैं हम, समझ गए, तो यहाँ पे एमपीएससी। तो ये देखते हैं हम इसको कल की तरह, जैसे कल हमने पढ़ा था यूपीएससी के बारे में, वैसे पढ़ते हैं। देखो स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, समझ गए। बस क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट द चेयरमैन एंड अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। जो यूपीएससी के जो मेंबर थे, मैं बताया था आपको कि यूपीएससी के जो मेंबर थे उसको कौन अपॉइंट करता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इधर मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स है और चेयरमैन उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे यूपीएससी की जो स्ट्रेंथ थी यूपीएससी बोर्ड की, वो कौन फिक्स करता था, वो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो फिक्स करते थे, उनके डिस्क्रिप्शन पे था। तो उन्होंने वो 10 रखी थी, समझ रहे क्या। तो इधर भी किसके डिस्क्रिप्शन पे, इधर गवर्नर ऑफ स्टेट जो है उसके डिस्क्रिप्शन पे, मतलब गवर्नमेंट अगर चाहता है तो गवर्नर उधर 10 सीट रख सकता है, बोलेंगे 10 ही मेंबर ज़्यादा मतलब काफ़ी है, या बढ़ा भी सकता है, तो गवर्नर के इस पे मन मताब पे ये चीज़। उसके बाद हमने यूपीएससी में देखा था टर्म कितनी थी, हमने देखा था टर्म इधर एज था कितना 65 और टर्म थी 6 साल की, बराबर ना, 6 साल तक वो रह सकते हैं। और एक तो अपॉइंट होने के बाद कम से कम 6 साल तक वो सर्विस में रहेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। और अगर उनका एज 65 और 6 साल 65 से पहले ख़त्म नहीं होते तो उनको फिर भी मतलब दोनों में से एक, अगर 65 जल्दी कंप्लीट हो रहा है एज उनका तो उनको रिटायर होना पड़ेगा, या उनका 6 साल का, जैसे कोई बंदा है वो 5 साल का मतलब 50 साल में वो बन गया यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन, तो 56 में उसको रिटायर होना पड़ेगा। या कोई बंदा है जो 62 में वो बन गया, 66 साल का, उसको अपॉइंटमेंट होगी तो 6 साल भरे उसकी मतलब उसको टेनर मिल चुका है, पर इसको 3 साल में ऑफिस खाली करना पड़ेगा क्योंकि उसकी एज 65 खत्म हो जाएंगी, समझ गए। हमने कल के इसमें देखा था यूपीएससी में कितना था, एज था 65 और 6 साल तक। अभी ये हमने अभी डिस्कस किया कल का, पर अभी इनका क्या है, एमपीएससी का चेयरमैन और मेंबर जो है इनका जो टर्म है वो कितने साल का होता है, वो 6 साल और 62 ईयर है। कल के इसमें 65 था ना, इसमें 62 ईयर है। मतलब जो स्टेट पीएससी होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उनके जो चेयरमैन और जो मेंबर है इनको अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी वो भी गवर्नर ऑफ जो स्टेट है वही डिसाइड करते हैं। उसके बाद इनका जो टर्म होता है 6 साल या 62 ईयर, जो भी वट एवर अर्लियर, जो अर्लियर होगा उसमें उनको पद खाली करना पड़ेगा, समझ गए। आगे इनका रिमूवल, अदर फैक्ट्स क्या है वो देखते हैं हम। देखो रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रेसिडेंट कैन रिमूव मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक पीएससी ऑन द ग्राउंड ऑफ सेम चेयरमैन। मतलब जो यूपीएससी का चेयरमैन और मेंबर होता है ना, उनको जिस तरीके से हटाया जाता है पद से, उसी तरीके से प्रेसिडेंट इनको हटाते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी गेम खेलती है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर, स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है, गवर्नर, सबका सब गवर्नर करता है, बट उनको हटाता कौन है पता है क्या, हटाता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ना, उसमें भी वही चीज़ें, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है उसमें अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते हैं पर हटाता, अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं पर हटाता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो ये चीज़ को आप याद रखिए। तो यहाँ पे भी देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट जो मेंबर होते हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और मेंबर ऑफ यूपीएससी, इनको अपने पद से प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। अगर किसी भी कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट का, उनका अगर पावर एक्सटेंड करना है तो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। स्टेट का भी होना तब भी देखो पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड
द जुरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट इसको एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, विजुअलाइज द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी द वॉचडॉग मेरिट सिस्टम इन द स्टेट। जैसे हमने कल देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि जो यूपीएससी वो वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम है हमारे देश में, वैसे ही जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम है इन कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में। यहाँ पे देखो, चेयरमैन एंड मेंबर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ मेंशन की है, इनका इंडिपेंडेंस के बारे में हम बात करें, इनको काम करने में बहुत इंडिपेंडेंस होता है, इनको कोई दबाव मतलब पावर में नहीं ले सकता है या दबाव में नहीं ले सकता, क्योंकि इनको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली किसी भी स्टेट। जैसे ममता बनर्जी अगर को धमका नहीं सकती, उनका जो होगा ना कोलकाता नहीं एक्चुअली वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके लोग आता, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट हटाता है ना स्टेट गवर्नमेंट हटाती। इनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है चेयरमैन और मेंबर की, वो गवर्नर द्वारा डिटरमाइन की जा सकती है, और इनको ना एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद इनको अपने जो पद है उससे डिसएडवांटेज नहीं दिया सकता, समझ रहे क्या, कैन नॉट बी वेरी टू इज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट के बाद आप उसको कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद इनका जो सैलरी अलाउंसेस पेंशन जो है चेयरमैन और मेंबर की, वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो स्टेट का जो विधानसभा होता है वहाँ पे वोट के लिए नहीं जाता। वो कल के लेक्चर में हमने एकदम डिटेल में देखा था, उस पर वोटिंग नहीं होती बजट के टाइम पे। इसके मतलब क्या कि वो उनका जो पेमेंट है सैलरी उसको कोई काट नहीं सकता। उसके बाद इंडिपेंडेंस में बात आती है कि चेयरमैन ऑफ जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी या चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट वो अदर एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में एलिजिबल नहीं होती। मतलब क्या, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मतलब यहाँ पे देखो, अगर कोई मेंबर है, ये यूपीएससी के यहाँ पे चेयरमैन है, यहाँ पे मेंबर्स हैं, ये स्टेट पीएससी, समझ गए, यहाँ पे उनके मेंबर्स हैं, यहाँ पे सॉरी चेयरमैन यहाँ पे मेंबर है। अब हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था कि ये बंदा जो यूपीएससी का मेंबर, यूपीएससी का चेयरमैन, ये इसको रीअपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, एक बार रिटायर होने के बाद रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, और गवर्नमेंट में कई जगह किसी भी जगह काम नहीं कर सकता। अब ये जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं ये भी गवर्नमेंट में कई जगह काम नहीं कर सकते, इनको भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, बट ये यूपीएससी के मेंबर के लिए चुने जा सकते हैं, समझ गए। उसके बाद स्टेट पीएससी के जो मेंबर है, एक तो चेयरमैन या मेंबर, स्टेट पीएससी का जो चेयरमैन होता है ना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टेट में जॉब नहीं मिल सकती, बट ये यूपीएससी के मेंबर के लिए या चेयरमैन के लिए एलिजिबल है। वैसे नीचे वाला भी, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में जॉब नहीं मिल सकती, बट ये यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन के लिए एलिजिबल है, समझ गए आप, सिंपल। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे, ये मेंबर ऑफ वही बताइए यहाँ पे, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, खुद के लिए रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं, बट आगे एक्सटेंड हो सकता है, मतलब आगे फर्दर पोस्टिंग के लिए ये प्रमोशन हो सकता है इनका हर एक का, बट ये नीचे नहीं आ सकते, और मतलब इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, और ये बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकते, समझ गए। तो इस तरीके से हमने ये जो स्टेट पीएससी था इसके बारे में सारा पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमें देखना है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब तक जो हमने सब कुछ देखा था ना, उसमें हमने क्या देखा था कि एक यूपीएससी का बोर्ड होता है जो कि सेंट्रल लेवल पे रिक्रूटिंग एजेंसी का काम करता है, बंदों को रिक्रूट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हैंडल कर सके। उसके बाद हमने देखा स्टेट पीएससी होता है, जो स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन होता है, जो हर एक स्टेट में रिक्रूटमेंट करवाता है बंदों की, ताकि वो जो तहसील लेवल पे जो क्लास 2 के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट की जाए, समझ गए। उसमें देखो वो जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, मतलब जो कलेक्टर होता है और डिप्टी कलेक्टर होता है, तो डिप्टी कलेक्टर की जो पोस्ट है वो स्टेट पीएससी के अंदर आती है, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट यूपीएससी के अंदर नहीं आती, वो स्टेट पीएससी के अंदर आती, समझ गई। तो उसके बाद तहसीलदार, ये सारी पीएसआई, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, हर एक स्टेट का रिक्रूटमेंट करके वो उन बंदों को अपॉइंटमेंट करता है। बट अब क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ ऐसे स्टेट है वहाँ पे उनका खुद का स्टेट पीएससी नहीं, या समझ गए क्या, तो फिर क्या हो जाता है, ऐसे 2 या उससे ज़्यादा स्टेट है, अगर वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा 2 स्टेट मिला के हमारा जो सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसको आप ज्वाइंटली बना दो, 2 स्टेट मिला के, समझ गए। और वो एक जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा वो दोनों के लिए रिक्रूटमेंट करेगा, दोनों के लिए वो चीज़ करेगा, समझ गए। तो ऐसा जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसको बोलते हैं मतलब जेपीएससी बोलते हैं, समझ गए। जेपीएससी एक्चुअली जेएसपीएससी, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो उसके बारे में पढ़ते एक बार। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ का प्रोविजन किया है कि 2 और ज़्यादा उससे ज़्यादा स्टेट के लिए हम हमारे देश में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद उसमें क्या है, और क्या है, व्हाइल यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी आर क्रिएटेड डायरेक्टली बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी और जो हमारा स्टेट पीएससी हमने देखा अभी,
उसको ना डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया जगह दी, मतलब ये जो आर्टिकल्स हमने सारे पढ़े ना वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बट जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं, इसको ना क्रिएट किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, समझ गए, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। मतलब ये जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे कि अगर कल महाराष्ट्र और गुजरात बोलता है हमें दोनों मिला के जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, तो वो एक पार्लियामेंट में एक्ट पास किया जाएगा और बोला जाएगा महाराष्ट्र गुजरात जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर वो बोर्ड दोनों के लिए एग्जाम लेगा, दोनों के लिए उस चीज़ करेगा। समझ गए अभी आप, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला बनाया नहीं गया डायरेक्ट हर एक कोई स्टेट के लिए, इसको टाइम टू टाइम जो अलग स्टेट से अलग अलग स्टेट उनके रिक्वेस्ट पे, जो कंसर्निंग स्टेट उनके रिक्वेस्ट पे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा क्रिएट किया जाएगा जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। और ये जो जेपीएससी ये स्टैट्यूटरी बॉडी ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, समझ गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बनी थी, और स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कि बाद में एक एक्ट लाके उसको बनाया जाता है। तो जेपीएससी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। उसके बाद आगे क्या है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, देखो यहाँ पे हरियाणा और पंजाब इन्होंने जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को मतलब क्रिएट किया था फॉर शॉर्ट पीरियड आफ्टर क्रिएशन ऑफ हरियाणा आउट ऑफ पंजाब से जब हरियाणा बना था तो 1966 में, समझ गए। मतलब ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, हर एक स्टेट में देखो, जैसे अभी महाराष्ट्र और गुजरात उनका अलग अलग है, तो उनका दोनों को खत्म करके ऐसे ज्वाइन नहीं किया जाता। बट क्या हो जाता है, कल जैसे नया स्टेट बनता है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बाहर आया, तेलंगाना नया स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश से, अब उनका थोड़ा अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे नया स्टेट बना तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन थोड़ी था तेलंगाना के पास, तो शुरू में आंध्र प्रदेश जो है ना उसी ने उनके लिए रिक्रूटमेंट की, इनके एग्जाम कंडक्ट किए, समझ गए, ऐसा होता है। तो जॉइंट हरियाणा जब निकला था आउट पंजाब से बाहर, मतलब पहले पंजाब स्टेट था, फिर 1966 में हरियाणा बना था, उसी का एक हिस्से को अलग स्टेट बनाया गया था हरियाणा। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वो दोनों जो राज्य थे दोनों मिला के एक ही पार्लियामेंट से बिल पास करके एक ही जॉइंट सर्विस कमीशन को बनाया गया था। चेयरमैन एंड मेंबर जो होते जॉइंट सर्विस कमीशन के, उसको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उनकी एज भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, उसकी जितनी एज होती है उतनी इनकी एज होती है, 6 ईयर या 62, जो भी विच वर अर्लियर, उनको फिर उस टाइम पे फिर अपना पद खाली करना पड़ेगा, जो जल्दी हो जाएगा वो 6 ईयर या 62 ईयर्स। उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नर नहीं करते, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। इनको सस्पेंड कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ये अगर अपने ऑफिस से रिजाइन करना चाहते हैं तो ये किसी भी टाइम पे प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड देयर कंडीशन ऑफ सर्विस इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। तो इधर सारा गेम किसका है, प्रेसिडेंट का ही। यूपीएससी में अपॉइंटमेंट कौन करता है बंदे को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निकालता कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका सर्विस टेन्योर को कौन देखता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूपीएससी का। और इनका जो मेंबर कितने होंगे, ये डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास है, यूपीएससी की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे स्टेट पीएससी में अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर। इनकी सर्विस टेन्योर कौन देखता है, गवर्नर। इनकी पद मतलब ये कितना होगा, नंबर कितने होंगे, कितने नंबर की बॉडी होंगी, ये किसके डिस्क्रिप्शन पे होता है, ये गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे होता है। तो उनको हटाता कौन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में उनको प्रेसिडेंट हटाते हैं। वैसे ही जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको भी प्रेसिडेंट ही हटाते हैं, पर इनको अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करवाते हैं, इनको हटाते भी प्रेसिडेंट है। इनका नंबर के मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कितने मेंबर्स होंगे ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और इनको अगर रिजाइन करना है तो ये भी प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, जितना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है 6 ईयर या 62, और यूपीएससी का कितना होता है 6 या 65 ईयर्स। समझ गया यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया है। आगे यहाँ पे देखो, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट किसको देता है, अभी देखो किसको देंगे ये, जैसे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये गवर्नर को देते हैं, ओके। वैसे यूपीएससी वाले प्रेसिडेंट को देते हैं। वैसे ही जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो कमीशन होता है 2 स्टेट के लिए, वो रिपोर्ट कर किसको देता है, ईच ऑफ कंसर्न स्टेट। जैसे कि 2 स्टेट मिला था, जैसे अभी हरियाणा जब बना था 1966 में, उस टाइम पे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन था हरियाणा और पंजाब के लिए। तो वो जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा वो रिपोर्ट दोनों को देती थी। ईच ऑफ द कंसर्निंग स्टेट गवर्नर्स, मतलब पंजाब को भी देंगे और हरियाणा को भी देंगे। ईच गवर्नर, दोनों जो गवर्नर है 2 स्टेट के लिए या 3, जितने भी गवर्नर है, जितने स्टेट के लिए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस बनाया गया है, वो अपना जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसके सामने वो रिपोर्ट रखेंगे कि देखो इतना एग्जाम हुआ था, इतना पैसा लगा था, ये सारी चीज़ें। यूपीएससी कैन आल्सो सर्व द नीड ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी कैन आल्सो सर्व द नीड, मतलब यूपीएससी भी इनकी जरूरत पूरी कर सकता है हर एक स्टेट के गवर्नर के रिक्वेस्ट पे विथ द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद स्टेट के गवर्नर के रिक्वेस्ट पे यूपीएससी भी ये जो अलग अलग बॉडी इनकी नीड्स को सर्व कर सकते हैं एज प्रोवाइडेड। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके बाद सेंट्रल पब्लिक सर्विस उसके अंदर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया था। ये अलग चीज़ हमने हिस्ट्री में पढ़ी थी 1926 में। 1926 में क्या होता है, 1919 का जो एक्ट आया था उसमें लिखा था कि एक हमारे देश के लिए एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जब उसका बाद में उसी को बाद में यूपीएससी बनाया गया है।
आज़ादी के बाद। तो ये बना था 1919 को एक्ट में लिखा था, पर बना था बाद में थोड़ा लेट, कब 1926 में बना था। समझ गए? किसके लिए? फॉर द रिक्रूटिंग द सिविल सर्विसेज। उनके पास इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट जो होते हैं, ये जो IAS ऑफिसर, क्लास 1 जो पोस्ट होते हैं, इनके रिक्रूटमेंट करने के लिए ये जो अंग्रेज थे हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये चीज़ लिखी थी कि हमें एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की गठन करने की ज़रूरत है, और फिर 1926 में उसको गठित किया गया था। उसके बाद 1935 का जो एक्ट आया था, इसने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, मतलब इसने भी प्रोवाइड किया था क्या? फेडरल सर्विस कमीशन। सिर्फ फेडरल नहीं, मतलब ये तो जैसे 1919 का उन्होंने सेंट्रल लेवल पे बोला था, पर 1935 का जो एक्ट आया था ना, उसने वहाँ पे उसमें लिखा था एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और एक हर एक स्टेट में प्रोविंस होती है प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा फॉर 2 और मोर प्रोविंस। ये अंग्रेज जो थे ना, अभी हम पढ़ रहे ना, ये इन्होंने 1935 में करके दिखाया था। यहाँ पे उन्होंने एक सेंट्रल लेवल पे फेडरल सर्विस कमीशन लाया था, हर एक प्रोविंस में प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन लाया था, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी की मांग भी, मतलब ये भी इन्होंने अपने इसमें 1935 एक्ट में रखा था। अब एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट करता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन? ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, और रिजोल्यूशन ऑफ कंसर्न स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर था हमारा 3 नंबर का, जो एक्चुअली यहाँ पे मैंने डालने, आज का हमारा जो लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये जो हमारा 7 नंबर का यूनिटी, उसका जो 3 नंबर का लेक्चर था जिसका नाम था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंदर हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों को भी बहुत डिटेल में देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे फाइनेंशियल कमीशन। समझ गए? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय।